हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, धान, गन्ना, पेंडी और मूंग फसल चक्र की गहनता। जो शस्य सघनता होती है, फसल चक्र की जो गहनता होती है, वो क्या होती है? फसलों की संख्या बटे वर्षों की संख्या इंटू 100। अब फसलों की संख्या कितनी हो जाएगी? धान, गन्ना की पेड़ी 3 हो गई, मूंग 4, तो फसलें हमारी कितनी हो गई? 4। तो फसलों की संख्या बटे हो जाएगा वर्षों की संख्या। तो धान, गन्ना, पेड़ी 2 साल इसमें हो गए, 6 महीने गन्ने में हो जाएंगे, तो 3 साल हो गए कुल मिला के। कितने हो गए? 3 साल। और इंटू 100, तो ये हमारा अगर आएगा तो ये 133.33 आ जाएगा। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। धान, गन्ना, पेंडी, मूंग का फसल चक्र की गहनता जो होगी वो 133.33% होगी। कौन सी सहफसली खेती चने की उकटा बीमारी के लिए प्रकोप को कम कर देती है? देखिए, चने के साथ अगर हम जब अलसी को उगाते हैं तो ये उकटा बीमारी जो बिल्ट होता है चने का, उसको कम कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है, कौन सा खरपतवार नाशक कांस, कौन सा खरपतवार नाशक कांस, ये होगा कांस, कांस को समूल रूप से नाश कर देता है। देखिए, 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक सेलेक्टिव और एक नॉन सेलेक्टिव। एक होते हैं सेलेक्टिव और एक नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब वो एक पर्टिकुलर खरपतवार के लिए उनका इस्तेमाल होता है। जैसे द्विबीजपत्री के लिए होगा, एक बीजपत्री के लिए होगा। जैसे फेलरिस माइनर के लिए हम सल्फा सल्फ्यूरान का यूज करते हैं। लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, वो जहाँ भी लगाएंगे सारी, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, सबके लिए वो मतलब सबको नष्ट करता है। तो ये नॉन सेलेक्टिव मोस्टली हर्बिसाइड जो होते हैं वो हम फसलों में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको कहाँ करते हैं? जहाँ पे बंजर एरिया वगैरह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए नॉन सेलेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे ग्लाइफोसेट, इसमें तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा उदाहरण? ग्लाइफोसेट। हम है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात, जो भूमि तुल्यांक अनुपात होता है वो अगर 0 है या 1 से कम है या 1 से अधिक है, तो अंतः फसली कब लाभदायक होगी? तो जो इक्विवेलेंट रेशियो होता है, ये जो हो जाएगा हमारा 1 से जब अधिक होगा तो ये लाभदायक होता है। उसके बाद है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग से धुरीन का संश्लेषण करते हैं? धुरीन एक जहरीला पदार्थ होता है जो ज्वार की जड़ों में सिंथेसिस होता है, लेकिन वो जड़ों से उसका ट्रांसलोकेशन कहाँ? पत्तियों में होता है, जिसको खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका संश्लेषण जो होता है वो हमारे जड़ों में होता है, लेकिन इसका ट्रांसलोकेशन पत्तियों में, पत्तियाँ खाने से जानवरों की मौत हो जाती है। गेहूँ शोध निदेशालय, गेहूँ शोध निदेशालय हमारा कहाँ पे है? जो ये हमारा है करनाल में। गेहूँ शोध निदेशालय हमारा करनाल में है। केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा देहरादून में है। देहरादून में सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये देहरादून में है। उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों को उपलब्ध होता है? देखिए, जो केशिका जल होता है वो पौधों के लिए उपलब्ध होता है, तो वो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये यहाँ पे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट ये -15 होगा, -15। तो ये वाला विकल्प इसका तीसरा सही होगा। जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो पॉइंट यानी 1/3 बार पे होती है, और हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है वो -15 बार पे। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के जो बीच का होता है, वहाँ पे हमारा
जल पौधों को उपलब्ध रहता है। धान की फसल की जल मांग होती है 1500 मिलीमीटर, 1200, 1000 या 900। जो धान हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि धान जो होता है वो सबसे ज़्यादा ही, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान के बाद केवल गन्ना ही है जिसके लिए धान से ज़्यादा मांग होती है, तो इसका हो जाएगा 1500। इसका विकल्प हो जाएगा 1500। और जो गन्ना होता है, गन्ना की लगभग 2250 करीब, 2500 करीब होती है, 2250। उसके बाद हो जाएगा एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को उगाने को इसको मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा बहुमंजिला खेती। नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण, जो नील हरित शैवाल है उसका अनुमानित स्थिरीकरण जो होता है, इसमें हो जाएगा हमारा 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नील हरित शैवाल होता है उसके अंदर जी धान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु राइजोबियम लेगुमिनेसरम जो होता है मसूर में होता है, राइजियम फैसियोलाइजे उसमें राजमा में होता है, और राइजोबियम मिलीलोटाई जे अल्फाल्फा में होता है, और राइजोबियम जपोनिकम जे हमारा सोयाबीन में होता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया? टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वो किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा प्रयोग किया जाता है जो सीड की वायबिलिटी चेक करने के लिए, सीड की वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्य है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, और अगर उस हिसाब से हम लगाएंगे हिसाब तो कैलकुलेशन करेंगे तो जाएगा 2.22 किलोग्राम। कौन सा हो जाएगा? 2.22 किलोग्राम, ये वाला। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा, कौन सी भूमियाँ धान्यों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? धान्यों मतलब धान, गेहूँ जो है, मक्का है, इनके लिए यूज सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हमारी हो जाएगी जलोढ़ मृदाएँ, जो एलुवियल सॉइल होती हैं वो हमारे धान फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें जिंक की कमी पाई जाती है, और ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है मृदा। मक्के की सफ़ेद कल का बीमारी, वाइट बर्ड ऑफ मैच जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। इसके बाद है अकार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण को कहते हैं। अकार्बनिक नाइट्रोजन जो होती है हमारे मृदा में, उससे जो क्या नाम कार्बनिक से कार्बनिक रूप में जो बदलती है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? मोबिलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? मोबिलाइजेशन। चलो ये हो जाएगा, हाँ मोबिलाइजेशन कहते हैं, नहीं इमोबिलाइजेशन, सॉरी इमोबिलाइजेशन कहते हैं। और कार्बनिक से अकार्बनिक जो बनेगा, कार्बनिक से, देखिए जो कार्बनिक से अकार्बनिक बनती है तो उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। और कार्बनिक जो अकार्बनिक से कार्बनिक जो बनेगी उसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन। ये इमोबिलाइजेशन जो होती है, जो अवेलेबल फार्म से अनअवेलेबल फार्म में बदलती है। उसके बाद होता है भूमि में पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा का मापन है। कार्बन की मात्रा का मापन उपलब्ध नाइट्रोजन, क्या है? उपलब्ध नाइट्रोजन जो है वो कार्बन की मात्रा का मापक है। और उपलब्ध फास्फोरस जो होती है वो जो NaHCO3 इससे मापा जाता है इसको। और हमारी जो पोटास होती है इसको सोडियम एसीटेट से, और उपलब्ध कैल्शियम पीएच चूने की जो कमी होती है उसमें चूना डालने से उससे चेक किया जाता है, तो ये कैल्शियम का उसमें पता लगाया जाता है। उसके बाद है लवणीय क्षारीय मृदा में आमतौर पर कमी पाई जाती है। लवणीय क्षारीय मृदा में जो तत्व की कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन और जिंक। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और जिंक की। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, उसमें ये लाल मिट्टी पाई जाती है। उसमें लौह तत्व की अधिकता होती है, जो आयरन होता है उसकी
अधिकता होती है इसमें। उसके बाद है कपास की काली मृदा में अधिकता होती है लाइट की, मोंटमोरिलो की, केओलिनाइट की, हेलोसाइट की। जो कपास की काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उसमें मोंटमोरिलो जो खनिज होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है मृदा में कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व। कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व जो होता है वो, देखिए जो कण घनत्व होता है वो पार्टिकल डेंसिटी जिसको बोलते हैं वो हमारा लगभग होता है दुगना जो स्थूल घनत्व से। ये होता है 2.65। कौन सा होता है? ये कण घनत्व। और लगभग 1.35 ये होता है हमारा स्थूल घनत्व, और ये हो गया कण घनत्व। तो कण घनत्व जो है घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व, मृदा में कण घनत्व, तो कण घनत्व ज़्यादा होता है। कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप है अमोनिया नाइट्राइट एमाइड। एमाइड रूप है यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है। उसके बाद हमारा पायराइट्स में उपस्थित गंधक का रूप है सल्फाइट। सल्फाइड नहीं, सल्फाइट। ये हो जाएगा इसका पहला वाला सही। सल्फाइड रूप में Fe2 होता है ना, Fe2 होता है पायराइट्स। उसके बाद होता है किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है, तो उसे अपनी नोड्यूल्स जो ग्रंथियां होती हैं उनको बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। तो ये दलहनी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसमें मटर हो जाएगा। उसके बाद नीम की खली का प्रयोग। नीम की खली का प्रयोग नाइट्रीकरण वृद्धि हेतु, नाइट्रीकरण अवरोध हेतु, यूरिया के जल अपघटन के हेतु, यूरिया के जल अपघटन अवरोध हेतु। देखिए जो हमारी यूरिया आ रही है 100% यूरिया नीम कोटेड आ रही है, तो उसका नीम कोटेड का मतलब ये है कि जो यूरिया से जो नाइट्रोजन रिलीज की जो दर है उसका नाइट्रीकरण है, उसको अवरोध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा जो नीम की खली है उसका प्रयोग नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में किया जाता है, वो धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होती है वहाँ से। तो दूसरा हो जाएगा। धान के खेत में यूरिया का सुपर ग्रेन्यूल का स्थापन कुछ गहराई में क्यों करते हैं? क्या नाम, धान की खेती में यूरिया का ग्रेन्यूल, तो इसका हो जाएगा हमारा पहला नाइट्रोजन रिसाव कम करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है? तो इसमें प्राथमिक खनिजों का उदाहरण जो हो जाएगा हमारा माइका और फेल्सपार। माइका और फेल्सपार। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है? माइका, मोंटमोरिलो, फेल्सपार इलाइट, वर्मिकुलाइट क्वार्टज, माइका एंड फेल्सपार। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। अगला है हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 81, 79, 70, 75 जो हो जाती है हमारी 79%। 79% होने के बाद भी हमें नाइट्रोजन देनी पड़ती है खेत में, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं वो एलिमेंटल नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो उसे नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके ही लेते हैं। निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज़्यादा होगी? धनायन विनिमय क्षमता इसमें से सबसे ज़्यादा होगी वो क्ले सॉइल की, यानी सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता काली मृदा में पाई जाती है। तो काली मृदा जो हमारी आती है इसमें काली मृदा तो मोंटमोरिलो, नाइट, अल्पीसॉल, एरिडीसॉल और बर्टीसॉल में आती है। हमारी काली मृदा बर्टीसॉल में आती है, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है यदि किसी विलयन का पीएच 6 से 4 कर दिया जाए तो उसके विलयन की एच आयन की सांद्रता कितना गुना बढ़ जाएगी? एच आयन की जो सांद्रता है वो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन का स्तर होगा, ये होता है हमारा 0.5% से कम है। देखिए 0.5% से कम है तो क्या होगा? न्यून। उसके बाद 0.5 से अगर 0.75% है तो मध्यम। तो
तो क्या होगी, मध्यम नाइट्रोजन होगी। अब 0.75 से अधिक है तो क्या होगी, उसको उच्च नाइट्रोजन मानेंगे। तो 0.6 मान रहा है तो ये इस वाली रेंज में आएगा, तो ये मध्यम होगी। उसके बाद होगा, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? तनेसियस वेनिया रोस्ट्राटा, ये होता है ढैंचे की किस्म है ये, और ये इसमें तने में हमारे नोड्यूल्स पाए जाते हैं राइजोबियम के। खनिज मृदाओं का घनत्व होता है, जो खनिज मृदाओं का घनत्व होता है, जो हमारी खनिज मृदाएं हैं उनका घनत्व, तो घनत्व जो बात कर रहा है तो कण घनत्व की बात कर रहा है। कण घनत्व, घनत्व का मतलब कण घनत्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम, छूट गया, ये कण घनत्व ही होगा, कण घनत्व। तो कण घनत्व जो होता है हमारा ये होता है, और स्थूल घनत्व हमारा 1.35 जे होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प सही। उसके बाद है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फास्फेट। क्षारीय भूमि होती है, उसके लिए सुधार करते हैं, किससे करते हैं हम? जिप्सम से। और जिप्सम हमारा क्या होता है? कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो इसका हमारा हो जाएगा डी। उसके बाद है, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि पीएच, हमारा जो पीएच वाला है ये 6 से 7 होगा। इसमें सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस जो होगी वो 6 से 7 पीएच पर उपलब्ध रहती है, 6 से 7 पीएच पर उपलब्ध रहती है। ठीक है। कौन सा एंजाइम अमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? तो इस एंजाइम का नाम है हमारा यूरिएज। क्या नाम है? यूरिएज एंजाइम सहायक होता है जो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनेज जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो ये एंजाइम हो जाएगा हमारा यूरिएज। उसके बाद हमारा है, किस कणाकार की निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा सरफेस स्पेस जो होता है वो हमारा सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा क्ले का होता है। तो इसका हो जाएगा दूसरा विकल्प। इसके बाद है, धान की फसल में पड़ीय छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुत मात्रा, छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुत मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है? जिंक सल्फेट जो होती है 5 किलोग्राम। तो इसका हमारा हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? जो जीवाणु नहीं है, राइजोबियम जीवाणु, एजोस्पर्म, एजोला, एजोटोबैक्टर, एजोला नहीं है। एजोला क्योंकि फर्न है, ये क्या होता है? फर्न है ये। तो अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सूरजमुखी मालवेसी फैमिली है, मूंग की लेगुमिनेसी है, सरसों की क्रूसीफेरी है, धान की पोएसी है। तो सूरजमुखी की कंपोजिटी होती है, यही वाला गलत है। सूरजमुखी की कंपोजिटी फैमिली होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में। देखिए ग्रेना में होती है प्रकाशित और स्ट्रोमा में अप्रकाशित। जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में। जो हमारा ग्रेना है इसमें कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में डार्क, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो इसका विकल्प हो जाएगा प्रकाशन अप्रकाशित प्रक्रिया। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है नर सलब को, मादा सलब को, गिटार। ये जो हमारे मोथ होते हैं उनके नर मोथ को ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे एक फेरोमोन जो होता है जो फीमेल से एक्सक्रीशन इसका होता है, और उस फीमेल की बहम में नर सलब जो होता है फीमेल के बहम में वहाँ पर जाता है, और उसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, उसी में वो चिपक कर अंदर गिर जाता है। तो ये नर सलब हो जाएगा। साइनो गैस पंप से किया जाता है। साइनो गैस जो पंप है वो किस क्या नाम उसका पंप, साइनो गैस पंप से पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? जिंक फास्फाइड पाउडर, मिथाइल ब्रोमाइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कैल्शियम साइनामाइड पाउडर। तो इसके लिए कैल्शियम साइनामाइड का किया जाता है। इससे डी वाला 4 नंबर विकल्प। वयस्क श्वेत गिटार के निकलने का जो समय है, सुबह टाइम निकलती है जो वयस्क श्वेत गिटार, और इसका समय अगर हम देखेंगे तो 6 से 8 बजे इसको मान सकते हैं, जब पौ फटने की जो स्थिति होती है सुबह सूर्य के निकलने से पहले की स्थिति। मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशक
ये बहुत पूछा जाता है। मधुमक्खी के लिए जो सुरक्षित कीटनाशक है वो हमारा होता है फासेलान। इसमें अगर विकल्प देखेंगे तो फासेलान ये वाला। उसके लिए आता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फसल और कीट, मटर में तना छेदक, राई में आरा मक्खी, ज्वार में तना मक्खी और आम में पेंटेड बग। इनमें से कौन सा कीट जो है वो सही मिला हुआ नहीं है। तो आम में जो होता है हमारा पेंटेड बग नहीं लगता उसमें। आम में कौन सा बग लगता है हमारा? आम में लगता है मीली बग, मीली बग। बाकी सब सही हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पार्थेनियम स्टेरोफोरस जो कांग्रेस घास होती है, इसके नियंत्रण के लिए जो वो बीटल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बीटल, उसमें से कौन सी? ये बीटल जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का यूज पार्थेनियम ग्रास जो होती है कांग्रेस घास जिसे बोलते हैं, पार्थेनियम स्टेरोफोरस, उसके कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लाभप्रद होता है दलहनी फसलों में, तिलहन की फसलों में, गन्ने में, कपास में। ये ट्राइकोडर्मा जो है इसका यूज हम दलहनी फसलों में भी कर सकते हैं। तो दलहनी फसलों में जो हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा होता है उसके लिए ये लाभकारी होता है। सॉरी, उसको कंट्रोल के लिए लाभकारी होता है, उसके कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा दलहनों में। उसके बाद आता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। लास्ट प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जड़ में। अर्धसूत्री विभाजन जो हमारे जननांग होते हैं, जो जनन से संबंधित पार्ट्स होते हैं उनमें होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी वाला, परागकोश। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।